जय हिंद। आज मैं हूँ छपरा ज़िले के धानाडीह गांव में और हमारे साथ है आज पलक, जो पूरे बिहार में तीसरा अंक लेकर आई हैं और मैट्रिक में उनका अंक है 486। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी रणनीति क्या है, पढ़ाई कैसे की और इतना अंक इन्होंने कैसे प्राप्त किया। पलक, जय हिंद। जय हिंद। पलक, थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पलक कुमारी है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा माँ भारती सेंट्रल स्कूल रसूलपुर सारण से की है। तत्पश्चात मैंने माध्यमिक शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय हुसैनपुर एकमा में अपना नामांकन कराया। मेरी हॉबीज है एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर, रीडिंग बुक्स एंड वाचिंग साउथ मूवीज। मैं आगे जाकर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई में मेरे माता पिता के साथ साथ मेरे विद्यालय के शिक्षक और कोचिंग के शिक्षकों का बहुत ही योगदान है। अच्छा, IAS बनना चाहती हैं, तो IAS को क्यों चुना आपने? क्योंकि इसका अलग ही प्रोफेशन है और कुछ समाज में परिवर्तन करना चाहे, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य या राजनीति, बहुत से क्षेत्र हैं जिसमें IAS अधिकारी का एक विशिष्ट महत्व होता है। वुमन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण के बारे में पलक क्या सोचती हैं? अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो स्त्री समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का समान महत्व है। सामान्यतः कहा जा सकता है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन अगर एक स्त्री शिक्षित होती है तो माना जाता है कि एक पीढ़ी शिक्षित हो गया। अगर वही पुरुष शिक्षित होता है माना जाता है एक पुरुष शिक्षित। इसी को प्रसिद्ध अमेरिकी नेता ब्रिघाम यंग ने कहा है, यदि आप एक स्त्री को शिक्षित करते हैं तो आप एक पीढ़ी को शिक्षित करते हैं। यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करते हैं तो आप एकमात्र व्यक्ति को शिक्षित करते हैं। हमारे देश के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है, महिलाएं न केवल घर की रोशनी है बल्कि इस रोशनी की दीप भी है। बिल्कुल। नारी सशक्तिकरण के बारे में और इतना अंक प्राप्त करने के लिए एक आदमी को कितना मेहनत करना पड़ता है? जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है। जी तोड़ मतलब एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई? अगर डेली पढ़े एकदम कॉन्स्टेंट हो गए तो 6 से 7 घंटे काफ़ी। 6 से 7 घंटे काफ़ी है। ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑफलाइन। अच्छा, पलक का शौक क्या है? मेरी हॉबीज़ है साउथ की मूवी देखना, बुक्स पढ़ना और नई संस्कृतियों को उजागर करना। अच्छा, साउथ में कोई आपका फेवरेट? हाँ, रश्मिका मंडवाना। अच्छा, रश्मिका मंडवाना। अच्छा, तो देखिए पलक हैं हमारे साथ और इनका जो फेवरेट है साउथ में भी फेवरेट है और ये मतलब मूवी भी देखती हैं फिर भी। अच्छा पलक, ये सब को मैनेज आपने कैसे किया और इतना अंक कैसे आपने प्राप्त कर लिया इस सब को मैनेज करते हुए? मैं रोज़ मूवी नहीं देखती थी, संडे को। हाँ, बस। अच्छा, आपने हेल्थ को कैसे मैनेज किया पढ़ाई करते हुए? हेल्थ अलग है, पढ़ाई अलग है। दोनों को मैनेज करके चलना पड़ता है, तो इसलिए पहले मैंने अधिकतर पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दिया, फिर हेल्थ। अच्छा, जैसे पलक क्या होता है कि कुछ लोग जैसे पढ़ाई करना शुरू करते हैं तो वो हेल्थ को मतलब ताक पे रख देते हैं, फिर तबीयत उनका ख़राब हो जाता है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाए, पढ़ाई और हेल्थ को कैसे मैनेज किया जाए? अगर आप एक दिन में पहले दिन स्टार्ट किए तो 20 घंटे पढ़े, फिर 18 घंटे, 17 घंटे, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। ऐसे आप एक दिन पढ़ेंगे दूसरे दिन नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आपको करना होगा एक दिन में कम से कम ही पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़े तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पढ़ाई भी हो जाएगी, लेकिन डेली पढ़े। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण योगदान आपकी पढ़ाई में यहाँ तक पहुँचने के लिए किन का था? मेरे माता पिता का और मेरे टीचर्स का। अच्छा, माता पिता और टीचर्स का। तो माँ तो आपके लिए बहुत मतलब मायने और सभी के लिए मायने रखती हैं माता, और आप वुमन एम्पावरमेंट पे काम भी करना चाहती हैं। IAS में कोई आपका आइडियल है, कोई पर्सन? सृष्टि जयंत देशमुख। सृष्टि जयंत देशमुख को आप अपना आइडियल मानती हैं? हाँ। है ना? अच्छा पलक, एक चीज़ मैं और भी लोगों से पूछ चुका हूँ और भी हमारी बहनों का इंटरव्यू और भाइयों का इंटरव्यू हुआ है इस पर, तो मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि एक जो हमारे बिहार में खासकर एक जो सामाजिक बुराई चल रही है और बहुत ख़तरनाक ये बुराई है, मतलब बहुत सारे लोगों को निगलती जा रही है बुराई, इस पे बात तो हम करते हैं बट इसको मतलब दूर करने के लिए बहुत से कदम उठाए जा चुके हैं बट होता नहीं है, जो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के विषय में पलक क्या सोचती हैं? अगर सामान्य रूप से देखा जाए तो दहेज प्रथा एक हमारे समाज में कुरीति के रूप में जाना जाता है। अगर दहेज प्रथा ना हो तो बहुत सारी स्त्रियों की जान बच सकती है। ऐसा माना जाता है, प्राचीन काल से तो ये मान्यता चली आ रही है कि पिता अपने पुत्री को कुछ धन देते हैं तो उसे यही प्रथा दहेज प्रथा कहलाती है। लेकिन समय जैसे जैसे जा रहा है, वर्तमान को देखते हुए कहा जा सकता है कि दहेज प्रथा एक कुरीति के रूप में सामने उभर आ रही है। अगर ये ना दिया जाए तो उनकी बेटी को तनाव महसूस होता है, इसलिए ये प्रथा बहुत ही हानिकारक है हमारे समाज में।
ऐसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी महिला स्टार्टअप के अंतर्गत बहुत से कार्य कर रहे हैं। महिलाओं की प्रगति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है उनकी। बिल्कुल। ये पलक एक और चीज़ है कि हमारे बिहार में आप जानती हैं, शायद आपने पढ़ा होगा कि पोल्यूशन में बिहार का जो बेगूसराय है हमारा, पूरे विश्व में नंबर 1 महानगर प्रदूषण, मतलब प्रदूषण के अकॉर्डिंग आया है। तो बिहार में प्रदूषण, क्या सोचती हैं इसके बारे में? प्रदूषण प्रकृति में जब असंतुलन की स्थिति हो जाती है तो हम सामान्यतः उसे प्रदूषण कहा जाता है, प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन हमारे बिहार में देखा जाए सामान्यतः ध्वनि प्रदूषण, और हमारे जो बिहार में है उद्योगों की कमी है। उद्योगों की कमी से ध्वनि प्रदूषण का कम ही असंभावना रहता है, लेकिन वायु प्रदूषण हो सकता है और जल प्रदूषण भी हो सकता है। बेगूसराय में एक है कांवड़ झील, वो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पे पक्षियों को संरक्षित किया जा रहा है ताकि प्रदूषण से बच सके। अच्छा, किया जा रहा है काम? हाँ, किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, इतना कुछ आप जानती हैं। पलक एक और चीज़ है, आप सदगुरु का नाम सुना है आपने? सदगुरु? हाँ हाँ, सुना है ना। उन्होंने एक मतलब मिशन लॉन्च किया है कि मिट्टी बचाओ अभियान, सेफ सॉइल। मिट्टी बचाओ के अंतर्गत वो लगभग 122 देशों से अधिक देशों की यात्रा कर चुके हैं, और उनका मिशन है कि मिट्टी में जो आज की खुशबू जैसे है, वो तो पहले के ज़माने के अनुसार आज की खुशबू नहीं रह गई है मिट्टी में। आज के डेट में हम लोग इतना कुछ मतलब पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। ये मिट्टी का मतलब जो है, हमारा जो रंग पहले वाला था वो चला गया है। इसको हम कैसे फिर से मतलब अच्छा कर सकते हैं मिट्टी बचाओ के अनुसार? मिट्टी बचाओ अभियान के अनुसार हम देखते हैं तो मिट्टी में बहुत सारी पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। लगभग 16 लघु पोषक तत्व पाए जाते हैं। उनमें से हैं फेरल्स, निकेल, कोबाल्ट इत्यादि। पोटेशियम भी है। तो हमारे जैसे मृदा भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे जलोढ़ मृदा हमारे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। लगभग भारत के 40% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उसमें लगभग फास्फोरस, पोटास सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। इसके लिए नाइट्रोजन की कमी की पूर्ति के लिए दलहनी फसलों को उगाया जाता है। तो मिट्टी बचाओ अभियान के अंतर्गत ये कहा जा सकता है कि मिट्टी को शुद्ध करें, प्राकृतिक रूप से मिट्टी को कैसे बनाएं, या फिर मिट्टी जो है उसको शुद्ध करके प्राकृतिक उसको नया वातावरण कैसे दें। तो उसके लिए हमारे प्रकृति में जो अनावश्यक चीज़ें हो रही है, जैसे देखा जाए प्रदूषण को कम किया जाए, मिट्टी में जो है कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, उसके लिए उसका प्रयोग कम किया जाए तो इससे निपटा जा सकता है। अगर समस्या को हम निष्पक्ष रूप से देखें तो ये हमारे प्रयोग पर ही निर्भर करता है कि हम मृदा का प्रयोग कैसे करते हैं और उसका उपयोग हमें उससे प्राकृतिक रूप से संतुलन बनाए रखने में कैसे मदद करता है। बिल्कुल। अच्छा पलक, एक चीज़ और देखने वाली बात हो जाती है कि आज के डेट में आप देखती हैं कि मतलब जैसे हम लोग ही बाज़ार जाते हैं तो हम लोगों को हर चीज़ पॉलीथीन में चाहिए। मतलब आलू चाहिए तो पॉलीथीन में, टमाटर चाहिए तो भी पॉलीथीन में, और मिर्चा चाहिए तो भी पॉलीथीन में। इसको कैसे मतलब क्या संदेश देंगी, इसके विषय में क्या कहेंगी? बट पहले ऐसा था, वर्तमान में पॉलीथीन का उपयोग बहुत कम हुआ है और पॉलीथीन के उपयोग के कम करने के लिए RRR का प्रयोग किया जाता है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। इस प्रक्रिया के द्वारा पॉलीथीन के प्रयोग को रोका जा सकता है या फिर इसका पुनः प्रयोग किया जा सकता है, जिससे हमारे ऊर्जा की भी बचत हो सकती है और पुनः उपयोग भी कर सकते हैं। यही हो सकता है। अच्छा पलक, IAS बनना है, IAS में सबसे आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे जो आप मतलब ज़्यादा जिस काम को आप महत्व देंगी वो काम क्या रहेगा? शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा मतलब आप जानते हैं कि एजुकेशन मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब कुछ एजुकेशन से ही है। आप देखते हैं कि यहाँ पे जैसे अगर हम देखें तो बिहार का जो जनसंख्या है आप जानते हैं कितना होगा? लगभग 10 करोड़। हाँ, लगभग 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। हाँ। तो क्या कहेंगे इस पर? जनसंख्या, अगर लोग शिक्षित हो जाए, शिक्षा के द्वारा ही जनसंख्या को कम किया जा सकता है। अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे, लोगों में शिक्षा हो जाएगी, तो वे जनसंख्या को कम करने के उपाय के बारे में या फिर जनसंख्या के बारे में समझेंगे तो वो ऐसा नहीं करेंगे। प्रसिद्ध एक रेगनर नक्स हैं, अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा है गरीबी गरीबी को जन्म देती है। अर्थात जैसे हम कह सकते हैं अगर कोई व्यक्ति गरीब है उनमें अशिक्षा होगा, अर्थात शिक्षा का अभाव होगा उनमें, तो उनमें अशिक्षा का अभाव होगा तो वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझे, अधिक से अधिक बच्चों को जन्म देंगे, तो इससे हमारे प्रकृति में या फिर हमारे वातावरण समाज में जनसंख्या अधिक हो सकती है।
बिल्कुल। अपने आइडियल पर्सन के बारे में कुछ थोड़ा बताएंगे आप? सृष्टि जयंत देशमुख। हाँ। वो उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने साइंस से पढ़ा है, साइंस से भी इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद उन्होंने IAS ऑफिसर बना। अच्छा, वो आज आइए सृष्टि जयंत देशमुख वो बहुत अच्छा भी काम कर रही हैं। हाँ। आप देखती हैं वो हमेशा मतलब आती रहती हैं न्यूज़ में, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो हमारी शुभकामनाएं रहेगी कि आप भी पलक वैसे ही करें। और जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं पलक, मतलब जो अभी 8 में 9th में 10th में हैं, कुछ लड़के हैं या कुछ हमारी बहनें भी हैं जो लोग पढ़ाई पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं उनके गार्जियन का भी दोष हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई जैसे घर का जो काम होता है वही उनके लिए प्राथमिकता हो जाती है कि भाई ये काम, और लड़का जब काम या लड़की जब काम करने लगता है तो उनको लगता है कि घर संभालने लगा। तो पलक इसके बारे में क्या कहेंगे? अगर शिक्षक, गार्जियन जो भी है, अगर शिक्षित हो जाए तो वो शिक्षा के महत्व को समझ पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है, कई लोग अशिक्षित होते हुए भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उनमें शिक्षा के प्रति महत्व को समझा है। तो बच्चों को भी शिक्षा के महत्व को समझना चाहिए। और उन्हें जैसे वर्तमान में देखा जाए, ऐसे बहुत से लड़के हैं जो पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते, ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो उनको नीचे खींचने में मदद कर रहे हैं। तो इसलिए उनसे दूर रहा जाए और एक किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। अगर अच्छी स्ट्रेटजी होगी, अच्छे गाइडेंस मिलेंगे तो वो आगे जरूर बढ़ेंगे। बिल्कुल। जो हमारी बहनें जो हैं, जो आपको देखेंगी या देख रही हैं, जो अभी 8, 9, 10th में हैं, तो आप उनके लिए बताइए कुछ। मैं चाहती हूँ कि मैंने रैंक 3 प्राप्त किया है और जितने भी मेरी बहनें हैं या भाई हैं, सब लोग रैंक 1 प्राप्त करें। इसके लिए जैसे अगर शुरू में हम 9th में गए या 10th में गए, तो शुरू से ऐसा होना चाहिए कि एकदम ऐसे लोग हो, कितने लोग होते हैं, मैंने भी देखा कि शुरू में आराम से 8-8 घंटे, 20-20 घंटे, 10 घंटे कम से कम पढ़े, फिर लास्ट में आते आते सब मतलब बंद हो जाता है। तो इसीलिए ज़्यादा जोश में नहीं, आराम से और डेली, एक भी दिन मतलब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए। और डेली का एक शेड्यूल होना चाहिए कि आज हम ये टॉपिक पढ़ना है, इस सब्जेक्ट से पढ़ना है, और बांट के पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने पे फिर PYQ कीजिए, उसके बाद अपना प्रैक्टिस सेट लगाइए, उसके बाद हो जाएगा एकदम। हाँ। मतलब एकदम ढंग से आपको प्रॉपर मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। है कि नहीं? चलिए, पलक से फिर हमारी मुलाकात होगी, क्योंकि आप तो अब लंबा एकदम मतलब विशाल लक्ष्य को एकदम प्राप्त करने के लिए जुनून अपने अंदर आपने भर लिया है। और हमारा भी पलक यही लक्ष्य है कि हम आप लोगों के जुनून को दिखाएं, जो हमारे युवा, हमारी मतलब हमारे भाई, हमारी बहनें जो हैं, जितने भी, उन लोगों को मतलब दिखाएं जुनून को कि वो लोग कितना मेहनत कर रहे हैं, और उनसे हमारे जो भाई बहन देख रहे हैं वो प्रेरणा लें। तो कोई मैसेज जो आप देना चाहती हैं, और कुछ शिक्षा के क्षेत्र में आप जो भी देना चाहते हैं मैसेज? अगर कोई लक्ष्य प्राप्त करना होगा तो उसके लिए प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए। प्रबल इच्छा शक्ति अर्थात कहा जाए तो अगर कोई भी लक्ष्य है तो उसे दूर से ही देखे तो लगे कि बहुत पास है, और जब पास आएंगे लक्ष्य के तो उसे पूरा होने में समय नहीं लगेगा। बिल्कुल, उसके लिए मेहनत भी करना होगा। तो ये थी पलक, हमारी छोटी बहन। और पलक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए। ठीक है, जय हिंद। जय हिंद।